हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीना। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर। क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति में अमन और फीमेल द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रतिक्रियात्मक उपागम का वर्णन कीजिए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। व्यवहारवादी क्रांति एवं डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण उपागम को विस्तारित करते हुए अमांड पवेल, एप्टर एवं कैक्सटिन आदि विद्वानों ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर बिल दिए हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम वे हैं जो अध्ययन की विधियों में राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और उनके कार्यों एवं व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच अंतर्क्रिया को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। और हम जानते हैं कि व्यवस्था में संरचनाएं मतलब कि स्ट्रक्चर्स होती हैं और वे एक गतिशील मशीन की भांति कार्य करती है। और व्यवस्था विश्लेषकों की मान्यता है कि सभी व्यवस्थाएं गत्यात्मकता, अंतर्निर्भरता और विश्लेषीकरण, चेतना केंद्र एवं कार्य क्षमता को लेकर चलती हैं और एक मशीन की भांति उनमें से कुछ डाला जाता है और जिन्हें इनपुट कहा जाता है। ये इनपुट एक प्रक्रिया से निकलकर आउटपुट में बदल जाती हैं। और आज के राजनीतिक वैज्ञानिक इनपुट और आउटपुट के संबंध और प्रक्रियाओं को पहचानने के लिए जो विधि अपना रहे हैं उसमें से एक विधि है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है। तो कि व्यवहारवादी क्रांति एवं डेविड ईस्टन की व्यवस्था विश्लेषण उपागम को विस्तारित करते हुए अमांड पवेल, एप्टर एवं कैक्सटिन आदि विद्वानों ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर बल दिए हैं और उनके प्रक्रियाओं एवं व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच अंतर्क्रियाओं को पहचानने का प्रयत्न करता है। और व्यवस्था विश्लेषकों की मान्यता है कि सभी व्यवस्थाएं गत्यात्मकता, अंतर्निर्भरता, विश्लेषीकरण, चेतना केंद्र एवं कार्य क्षमता का ही विशिष्टताएं लेकर चलती हैं। और ये इनपुट, और इसे क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। और ये इनपुट एक प्रक्रिया से निकलकर आउटपुट में बदल जाती हैं। और राजनीतिक वैज्ञानिक इनपुट और आउटपुट के संबंध और प्रक्रिया को पहचानने के लिए जो विधि अपना रहे हैं उसमें से एक विधि है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। देखते हैं मान्यताएं क्या? अमन ही है, पर्यायवाची नहीं है। अमंड की दृष्टि में राजनीतिक शिष्ट राज्य का पर्यायवाची नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को संभव ही नहीं बनाती बल्कि जीवित भी रखती है। तो मान्यता क्या है कि अमन जीवित भी रखती है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक एकीकरण को जो तत्व भंग कर सकते हैं वे हैं औचित्यपूर्ण सृष्टि, और औचित्यपूर्ण सृष्टि ही संपूर्ण व्यवस्था में तारतम्य स्थापित करती है। और ओमन के ही शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का ही वे व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है और कम या अधिक रूप में वेद भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा एकीकरण और अनुकूलन के कार्य करती है। और राजनीतिक व्यवस्था समाज में तारतम्य या व्यवस्था स्थापित करने वाली अथवा परिवर्तन करने वाली वेद व्यवस्था है। और औचित्यपूर्ण शक्ति की वे धारा है जो राजनीतिक व्यवस्था के इनपुटों और आउटपुटों में परिवाहित होती रहती है और उसे एक व्यवस्था के रूप में विशिष्ट गुण प्रदान करती है। तो विशिष्ट गुण प्रदान करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि सामाजिक एकीकरण को जो तत्व भंग कर सकते हैं वे औचित्यपूर्ण शक्ति संपूर्ण व्यवस्था में तारतम्य स्थापित करती है और सभी स्वतंत्र समाजों में ये पाई जाती है और कम से कम या अधिक रूप में वेद भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा एकीकरण और अनुकूलन के कार्य करती है और परिवर्तन करने वाली वेद व्यवस्था है। और औचित्यपूर्ण शक्ति वे धारा है जो राजनीतिक व्यवस्था में इनपुटों और आउटपुटों में परिवाहित होती रहती है। अमन ने संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा संतुलनात्मक दृष्टिकोण में स्थायित्व और परिवर्तन दोनों पर बल दिया है। अमन का सिद्धांत सामाजिक पद्धति की सामान्य धारणा के अमूर्त विश्लेषण पर आधारित है और साथ ही इसकी विवेचना भी इस ढंग से की गई है कि सामाजिक पद्धतियों अथवा उपव्यवस्थाओं
की विभिन्नताओं को समझने के लिए विशिष्ट विश्लेषणों का प्रयोग संभव हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या था, अमंड का सिद्धांत सामाजिक पद्धति की सामान्य धारणा के अमूर्त विश्लेषण पर आधारित है और विवेचना भी इस ढंग से की गई है कि सामाजिक पद्धतियों अथवा उपव्यवस्थाओं की विभिन्नताओं को समझने के लिए विशिष्ट विश्लेषणों का प्रयोग संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को दो प्रमुख विशेषताएं इसकी। पहली है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को एक प्रकार की स्थिर अवस्थाओं से दूसरी स्थिर अवस्थाओं की ओर ले जाती है, और दूसरी है ये समाज में बहुत ही व्यापक और तीव्र परिवर्तनों को ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो अमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए व्यवस्था को एक ऐसी इकाई माना है जो वातावरण को परिवाहित करती है और उससे प्रभावित भी हो जाती है। संरचना और कार्यों की दृष्टि से अमंड के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है व्यापकता, सेकंड है अंतर्निर्भरता, थर्ड सीमा रेखाएं, फोर्थ मुक्त व्यवस्था, फिफ्थ व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के स्थान पर व्यक्ति की भूमिकाओं की प्रतिक्रिया। अमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। अमंड व्यवहारवादी है, इसीलिए उसकी रुचि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से अधिक प्रक्रियाओं में है, और इस कारण अमंड राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही वह संरचनाओं को उनके कार्यों के द्वारा समझने का प्रयास करती है, और उसने स्टिन के समान राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्याख्या में निम्नलिखित 3 चरण माने हैं। फर्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था के निवेष्टा रूपांतरण प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था के निवेष्टा के अमंड स्टन की भांति निवेशों में मांगों और समर्थन को स्वीकार करता है, परंतु अमंड ने राजनीतिक पद्धति को प्रक्रियाओं का अधिक संरचनात्मक विचार अपनाया है और स्टन से अधिक व्यापक अर्थ देते हुए मांगों का 4 भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट है वस्तुओं और संवादों के वितरण संबंधी मांगे, सेकंड है व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगे, थर्ड राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, फोर्थ संचार संबंधी मांगे। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको बना के लिखना है। फ्रेंड्स पॉइंट है, इसमें मेन पॉइंट आपको लिख लेने हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। तो अमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक क्या है, इन्हें 3 चरणों में भागा है। उन्हें राजनीतिक व्यवस्था के निवेष्ट, रूपांतरण प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। तो फर्स्ट क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था के निवेष्ट है कि स्टन की भांति निवेशों में मांगों और समर्थन को स्वीकार करता है, और परंतु अमंड ने राजनीतिक पद्धति के प्रक्रिया का अधिक संरचनात्मक विचार अपनाया है और इसके अर्थ में देते हुए मांगों का 4 भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट है वस्तुओं और संवादों के वितरण संबंधी मांगे, सेकंड है व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगे, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, और फोर्थ है संचार संबंधी मांगे। इसमें पहले प्रकार की मांगों में शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को करने संबंधी, वेतन बढ़ाने संबंधी तथा अन्य सुविधाओं संबंधी मांगे होती हैं। दूसरे प्रकार की मांगों का संबंध सार्वजनिक व्यवहार नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं से होता है, और तीसरी प्रकार की मांगों का संबंध मतदान या अन्य प्रकार से निम्न प्रकारी प्रक्रिया में सम्मिलित होने से होता है, और चौथे प्रकार की मांगों का संबंध सूचना और जानकारी प्राप्त करने या सूचनाएं देने से संबंधित होता है। मांगों की तरह अमंड समर्थनों को भी 4 श्रेणियों में विभक्त करता है। फर्स्ट है द्रव्यात्मक समर्थन, इसमें कर देना, आर्थिक योगदान इत्यादि होता है। द्रव्यात्मक समर्थन में क्या है कि इसमें कर, आर्थिक योगदान इत्यादि होता है। आज्ञाकारिता के समर्थन, इसमें सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है। सहभागिता समर्थन में इसमें मत देकर या अन्यों का समर्थन दिलवाकर समर्थन किया जाता है। फोर्थ है श्रद्धात्मक समर्थन, इसमें षष्ठकों का सम्मान करना या राष्ट्र के प्रतीकों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान आदि को सम्मान देना होता है। अमंड का मत है कि मांगों और समर्थनों के अकार्य प्रकार्य की निर्णायक राजनीतिक संस्कृति होती है तथा लोगों की अभिव्यक्ति से इनका संबंध होता है, और अमंड निवेशकों की आधार भूमि में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका को विशिष्ट कर राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक भर्ती को विशिष्ट
महत्व देता है, क्योंकि वे विश्वास करता है कि मांगों की प्रकार्य एवं जनता की सक्रियता की मात्रा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती पर आधारित है। राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती का प्रत्यक्ष संबंध राजनीतिक व्यक्ति से होता है और इसका अर्थ है राजनीतिक में व्यक्तियों की सक्रियता इन्हीं से नियमित होती है और राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और समर्थनों का संबंध व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता से होता है। तो सद्दा समर्थन क्या था कि इसमें अमंड का मत है कि मांगों और समर्थनों के आकार्य प्रकार्य के निर्णायक राजनीतिक सांस्कृतिक होती है। भूमिकाओं को विशिष्ट का राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक भर्ती को विशिष्ट महत्व दिया जाता है और समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती पर आधारित है और राजनीतिक और सामाजिक भर्ती का प्रत्येक संबंध राजनीतिक व्यक्ति से होता है। राजनीति में व्यक्तियों की सक्रियता इन्हीं से नियमित होती है और राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और समर्थनों का संबंध व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता से होता है। रूपांतरण प्रक्रिया। रूपांतरण प्रक्रिया क्या है? अमांड और पवेल की मुख्य देन रूपांतर प्रक्रिया है। यद्यपि ये विचार मूल रूप से स्टन का ही है और इन्होंने इसे व्यवहारिक रूप से देने, विश्लेषणात्मक बनाने और प्रत्ययी रूप से प्रदान करने के लिए इसका बहुत अधिक विस्तार करके इस प्रक्रिया या नए सूत्रीकरण किया है और उनके विचार अनुसार रूपांतरण प्रक्रिया दो भागों में बढ़ जाती है। पहले चरण में मांगों को ऐसा मुद्दा बनाया जाता है कि वे निर्णय का विषय बन जाता है और मांगों को राजनीतिक एजेंडा पर लाया जाता है और दूसरे चरण में ऐसे निर्णय योग्य बनाए हुई मांगों पर निर्णय लिया जाता है। जो मांगों के संसाधन और रूपांतरण को अमांड ने दो भागों में विभक्त करके दो प्रक्रियात्मक प्रवर्गों यथा राजनीतिक प्रवण और सरकारी प्रवर्ग में बांटा है। प्रथम वर्ग में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण के योग्य बनाया जाता है और इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दूसरे प्रवर्ग में मांगों को आधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुंचने में संस्थान संरचनाएं भाग लेती हैं। यहाँ हम राजनीतिक तथा शैक्षणिक स्तरों पर रूपांतरण प्रक्रिया का विवेचन करेंगे। तो रूपांतरण प्रक्रिया है, इसे दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है, दो भागों में विभक्त किया है, दो प्रक्रियात्मक परिवर्गों तथा राजनीतिक प्रमाण और सरकारी प्रवर्ग में बांटा है। प्रथम वर्ग में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण के योग्य बनाया जाता है और इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं और दूसरे प्रवर्ग में मांगों को आधिकारिक निर्णयों की स्थिति पहुंचने में संस्थान संरचनाएं भाग लेती हैं और यहाँ हम राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर रूपांतर प्रक्रिया करेंगे। राजनीतिक स्तर पर रूपांतर प्रक्रिया। अमांड और पवेल ने राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में तीन प्रक्रियात्मक वर्गों को मुख्य माना है जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है हित उच्चारण या स्वरूपीकरण। हित स्वरूपीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह अपनी मांगों को सरकार एवं राजनीतिक पद्धति के ध्यान देने योग्य बनाने के लिए आरंभिक रूप प्रदान करके सत्ताधारियों को अपने उद्देश्यों के अनुरूप संबोधित करते हैं और ये मांग का प्रथम चरण है। इसमें मांगों के रूप में मांगों की स्पष्टता प्रस्तुत करने की रीति अथवा उनके रूपांतर को दूसरे चरण में पहुंचाने के माध्यम पर निर्णय लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर। सेकंड है हित समूहीकरण। हित समूहीकरण क्या है? अमांड ने यह माना है कि हित समूहीकरण का सही अर्थों में निर्णय के लिए या रूपांतरण के लिए मांगों के संयुक्तिकरण के माध्यम से अनेक विकल्प प्रस्तुत करना है और ये संस्थाएं जनता के हित को समूहीकरण करने का कार्य करती हैं और उन्हें ठोस रूप से प्रदान करती हैं। थर्ड है राजनीतिक संप्रेषण या संचार। राजनीतिक संप्रेषण या संचार प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक अंतःक्रिया में होता है और अमांड और पवेल का मत है कि संचार संबंधित तीन तत्व प्रभावी ढंग से रूपांतरण प्रक्रिया को निरूपित करते हैं। फर्स्ट है संचार की संरचनाओं की उपस्थिति या उनका अभाव। सेकेंड है सूचना की मात्रा जो संचार संसाधनों से गुजरती है। थर्ड है संचार की संस्थाओं की स्वतंत्रता या उसका अभाव। तो अमांड या 5 प्रकार की संचार संस्थाओं को रूपांतर प्रक्रिया में संबद्ध मानता है।
अनौपचारिक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क जो कि अन्य संरचनाओं से अलग व स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। परंपरागत सामाजिक संरचनाएं जैसे कि परिवार, राजनीतिक निर्गतों से संबंधित संरचनाएं, व्यवस्थापिका, राजनीतिक निवेशों से संबंधित संरचनाएं जैसे राजनीतिक दल, जनसंपर्क और जनसंचार माध्यम, रेडियो, समाचार पत्र, मंच, सिनेमा आदि। और संचार की संरचनाओं से ही रूपांतरण प्रक्रिया के लिए मांगे और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं और इन्हीं के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक रूपांतरण द्वारा निर्गतों के रूप में पहुंचते हैं और तब उन्हीं के माध्यम से वे पुनः पर्यावरण में पहुंच जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था में उपयुक्त तीनों स्तरों पर इनका विशिष्ट महत्व रहता है। संचार संरचनाओं का अभाव राजनीतिक रूपांतरण के साथ शासकीय रूपांतरण के स्तर पर भी बढ़ता है और इनसे निवेशक और निर्गत आपस में जुड़ते हैं। और डेविड ईस्टन जहां प्रति समरण की बात कहता है तो जिसमें वे निर्गत से निविष्ट की ओर होता है और वहां अमान ईस्टन से आगे जाकर कहता है कि संचार निवेशकों से रूपांतरण की और निर्गतों से निवेशकों की ओर ना होकर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया में व्याप्त रहता है और इसी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक भाग अंतर क्रिया करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था तथा पर्यावरण में संबंध स्थापित होता है। शासकीय स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया। शासकीय स्थान पर रूपांतरण प्रक्रिया क्या है? शासकीय स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया में 3 प्रक्रियात्मक प्रवर्गों का सरकार की 3 परंपरागत कार्यों के अनुरूप संबंध किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है नियम निर्माण, सेकंड है नियम प्रयुक्ति, नियम निर्माण है व्यवस्थापन कार्य और नियम नियुक्ति है कार्यपालिकीय कार्य और नियम अधिनिर्णय क्या है न्यायपालिकीय कार्य। शासकीय स्तर के रूपांतरण वैधता की परिधि में संपन्न होते हैं और औपचारिकता विधिकता की अधिकता के कारण इनका रूपांतरण राजनीतिक स्तर के रूपांतरण से बहुत अलग नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक रूपांतरण प्रक्रिया के समान क्रम या एक निश्चित प्रक्रिया की प्रधानता पाई जाती है। नियम निर्माण के बाद ही नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णय की स्थिति आ जाती है। फ्रेंड्स ये आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने क्या पढ़ा इसमें? प्रक्रियात्मक संरचनात्मक उपाय। राजनीतिक पद्धति के निर्गत। अमांड और पवेल के विचार अनुसार निर्गत राजनीतिक पद्धति द्वारा लिए गए निर्णयों को कहा जाता है। जो उन्होंने निर्गतों को 4 भागों में बांटा है: निकासीय निर्गत, विनियामक निर्गत, वितरणात्मक निर्गत और प्रतीकात्मक निर्गत। निर्गत में पहली श्रेणी में कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं तथा राजनीतिक योगदान सम्मिलित होते हैं। दूसरे में मानव व्यवहार को नियंत्रित करना और तीसरे में सरकारी सेवाएं, वस्तुएं एवं लाभों को आवंटन और चौथे में निहित की घोषणा जिनके माध्यम से मान्य मूल्यों की पुष्टि की जाती है। और सम्मिलित है कि अमांड एवं पवेल की राजनीतिक पद्धति की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्याख्या में निविष्ट है। और रूपांतर स्तर पर निर्गतों को समझने के लिए आगे दिया हुआ चित्र सहायक हो सकता है। ये डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इसको डायग्राम को जरूर बनाना एग्जाम में। अमांड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रतिमानन, ये आपको डायग्राम जरूर बनाना है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। अब इस हमने पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है? 2 नंबर का लिखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का होता है निष्कर्ष। यद्यपि आज संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण सामाजिक अंतर संबंधों के अध्ययन का प्रमुख दृष्टिकोण बन चुका है, फिर भी आलोचकों का तर्क है कि अमांड का ये उपागम रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी है, क्योंकि वे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के निरीक्षण पर ही बल देती है। इसमें भविष्य के लिए कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है और इस उपागम में ये तो बताया गया है कि एक संरचनात्मक परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और प्राप्त करने का कोई प्रसाधन नहीं बताया है। जो भी आलोचना की जाए व्यवस्थापिका वास्तविकता तो ये है कि अमांड का ये उपागम ऐसी समग्रवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं से संबंधित स्पष्टीकरण या
प्रकल्पनाएं निकाली जा सकती हैं और ये उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं के समन्वय सिद्धांत के अंत निर्माण की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। If you like the video, so don't forget to like, share, subscribe my channel and hit the bell icon। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।